हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। अगर आप भी ये सोचते हैं कि स्पेस स्टेशन की खोज मानवता की भलाई, इंसानों पर पड़ने वाला माइक्रोग्रेविटी का प्रभाव और एक्सपेरिमेंट करने के लिए की गई थी, तो मेरे दोस्त आप बहुत ही भोले हैं। इनमें से एक भी चीज सही नहीं है, क्योंकि स्पेस स्टेशन की खोज एक ऐसे हथियार बनाने के लिए की गई थी जिसे स्पेस से चलाया जा सके, और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्स इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। तो क्या इस वीडियो में हम उन हथियारों के बारे में बात करेंगे? ना रे बाबा, इस वीडियो में तो हम बस स्पेस स्टेशन के बारे में बात करेंगे। हथियारों के बारे में फिर कभी बता दूंगा। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो अमेरिका ये बात महसूस कर चुका था कि अगर उसे महाशक्ति बनकर रहना है तो उसके पास ऐसा हथियार होना चाहिए जिसका मुकाबला दुनिया का कोई भी देश ना कर सके। और यहाँ जन्म लेता है सनगन और ऑर्बिटल वेपन का कॉन्सेप्ट, यानी एक ऐसा हथियार जो धरती का चक्कर लगाता रहे और जरूरत पड़ने पर किसी भी देश पर हाई एनर्जी काइनेटिक प्रोजेक्टाइल बरसा सके। अब अगर अमेरिका के दिमाग में ये सब कुछ चल रहा था तो सोवियत यूनियन कैसे पीछे रह सकता था। सोवियत यूनियन 1966 में एक सीक्रेट मिलिट्री प्रोजेक्ट की शुरुआत करती है जिसका नाम था प्रोजेक्ट अल्माज। 1973 और 77 के बीच में सोवियत यूनियन 3 अल्मास स्टेशन लॉन्च करता है, जिसमें से हर एक की क्षमता 3 कॉस्मोनॉट की थी। अब ऑफिशियली जो डॉक्यूमेंटेड है उसके हिसाब से इस मिशन का काम था सर्विलांस यानी जासूसी, और ये पता करना कि क्या भविष्य में स्पेस से चलाए जाने वाले हथियारों पर सोवियत यूनियन को काम करना चाहिए, इनकी कितनी संभावनाएं हैं, क्या ये कामयाब होंगे। इन सारी चीजों की जांच पड़ताल के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया था। लेकिन जल्दी ही रशिया में मौजूद अमेरिकी जासूसों ने इस मिशन की पोल पट्टी खोल दी और अमेरिका के कान हिला दिए और अपनी सरकार से कहा, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? सोवियत वाले स्पेस में हथियार बना रहे हैं, अमेरिका पे हमले की तैयारी कर रहे हैं, अपनी टीम वाले कुछ करेंगे कि नहीं? इसके बाद अमेरिका ने दुनिया के सामने सारी पोल पट्टी खोल के रख दी और सोवियत यूनियन ने अल्मास मिशन को सस्पेंड कर दिया। अब इस घटना के बाद ऑफिशियली किसी भी देश के द्वारा स्पेस में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों का जिक्र नहीं हुआ, ना अमेरिका की तरफ से और ना ही रशिया की तरफ से। अब स्पेस में असली लड़ाई तो इनके बीच में चल रही थी, बाकी सबके तो झूठे रोने हैं। अब देखो, अगर सारी बात को शॉर्ट में बताऊं तो स्पेस में परमानेंट बेस पर खतरनाक हथियार बना के बैठने का इरादा था जर्मनी का। अब क्योंकि जर्मन वैज्ञानिक प्रोजेक्ट पेपर क्लिप के अंडर अमेरिका चले गए थे तो इस आइडिया पर अमेरिका ने काम करना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पर सोवियत यूनियन बाजी मार गया। उसने अमेरिकी कॉन्सेप्ट को कॉपी करके अपना एक सीक्रेट मिशन लॉन्च कर दिया। इसके बाद इनके द्वारा बनाए गए अपने पर्सनल स्टेशन यानी स्पेस स्टेशन पर इन्होंने क्या किया इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। अब देखो, जब भी कोई सरकार बहुत ही भारी भरकम खर्चा करती है तो उसे ये बताना पड़ता है कि आखिर ये पैसा कहाँ खर्च किया जाएगा और इसका क्या फायदा होगा। तो सोवियत यूनियन और अमेरिका ने अपनी जनता को जो चूरन थमाया वो ये था कि जी हम स्पेस में जाएंगे और ये पता लगाएंगे कि इंसानों पर माइक्रोग्रेविटी का क्या फर्क पड़ेगा अगर वो लंबे समय तक ऐसी परिस्थितियों में रहें जहाँ ग्रेविटी का प्रभाव ना हो या बहुत कम हो तो क्या होगा। इस चीज का अध्ययन किया जाना था, और अगर इंसानी शरीर माइक्रोग्रेविटी के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर सकता है तो जीने के लिए जिन संसाधनों की जरूरत हमें वहाँ पर पड़ेगी उनको स्पेस में कैसे प्रोड्यूस करेंगे। बोले तो छप के तैयार था एक लंबा चौड़ा पर्चा एक्सपेरिमेंट्स का। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यहाँ पर प्लानिंग दोनों कर रहे थे, लेकिन सोवियत यूनियन ने स्पेस में पहले जाकर बाजी मार ली, लेकिन अमेरिका ने चांद पर पहले कदम रख के नहले पर दहला मार दिया। लेकिन इसके बाद बारी थी सोवियत यूनियन की। अब अमेरिका के द्वारा चांद पर रखे गए पहले कदम का जवाब देने के लिए सोवियत यूनियन ने दुनिया का पहला सिविलियन अर्थ ऑर्बिटल स्टेशन बनाने की घोषणा कर दी। और जैसा कि आप जानते हो, सोवियत यूनियन के अल्मास मिशन के जो मॉड्यूल थे वो स्पेस में मौजूद थे, तो उन्हीं के अंदर बदलाव करके और जोड़ तोड़ की इंजीनियरिंग लगाकर 18 महीने के अंदर दुनिया का पहला स्पेस स्टेशन बना दिया गया, जिसका रशिया में नाम था सैलूत। इसके बाद बना अमेरिका का स्काईलैब और फिर रशिया का मीर, और उसके बाद आया चाइना का टियांगोंग 1। अब दुनिया के पहले स्पेस स्टेशन से यानी सैलूत 1 से जब सोवियत यूनियन के कॉस्मोनॉट धरती की तरफ आ रहे थे तो उनका कैबिन डीप्रेशराइज हो गया, यानी उसके अंदर से सारी हवा निकल गई। ये एक दुर्घटना थी और हवा ना होने की वजह से तीनों एस्ट्रोनॉट मौके पर ही मारे जाते हैं। उसके बाद उनका मृत शरीर सोवियत यूनियन के द्वारा रिकवर कर लिया जाता है। इसके बाद उन्हें मरणोपरांत हीरो ऑफ सोवियत यूनियन यानी सर्वोच्च सम्मान दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि सैलूत 1 का क्या हुआ? तो भैया, उसका एक थ्रस्टर खराब हो गया जो उसके सारे फ्यूल को चाट गया और वो पैसिफिक ओशन के ऊपर मंडराते हुए एटमॉस्फेयर में वापस आते हुए जलकर नष्ट हो गया। इसी तरह से अमेरिका का पहला स्पेस स्टेशन यानी स्काईलैब 1973 में स्पेस में पहुंचा और 79 में धरती पर आ गिरा। अब चलते हैं मीर पर, जो कि सोवियत यूनियन का स्पेस स्टेशन था। अब देखो, जैसे ही सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ तो भैया इसकी जिम्मेदारी आ गई रशिया पर, यानी रशिया को अपने पैसे से मीर स्पेस स्टेशन को चलाना था। अब क्योंकि रशियन सरकार के लिए ये एक फालतू का खर्चा था तो उन्होंने इसके पैसे की सप्लाई कट कर दी। अब इस बात से अमेरिका को बड़ी चिंता हुई, क्योंकि अमेरिका को ऐसा लगता था कि अगर पढ़े लिखे रशियन साइंटिस्ट और इंजीनियर्स बेरोजगार हो गए तो नॉर्थ कोरिया और ईरान उन्हें अच्छे खासे पैसे देकर अपने देश में काम करने के लिए बुला लेगा, और अमेरिका ये नहीं चाहता था। तो अमेरिका ने रशिया से ये कहा, यो ब्रो, ना हो तुम परेशान, धन
धन की सप्लाई मैं करेगा भाईजान। अपने यहाँ है डॉलर मेहरबान और बदले में तुम हमें मीर स्पेस स्टेशन पर एक छोटा सा कोना दे देना, हम लोग भी अपनी रिसर्च वहाँ पर कर लेंगे। रशिया हो गया तैयार और दो पक्के विरोधी बन गए एक ही स्पेस स्टेशन के सरदार। अब 2001 में रशिया ने इसकी फंडिंग रोक दी, मतलब जो रशियन साइड का पैसा था वो रोक दिया। अमेरिका तो पहले ही अलग हो गया था। तो 2001 में ये धरती के एटमॉस्फेयर में री एंट्री करते हुए जलकर पैसिफिक ओशन में जा गिरा। अब आप सोच रहे होंगे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहां पर चला गया। तो देखो भैया, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन किसी एक देश की प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि अलग अलग देशों ने उसमें अपनी हिस्सेदारी दी है। लेकिन जिन स्पेस स्टेशन का नाम मैंने लिया, ये अलग अलग देशों के पर्सनल स्पेस स्टेशन हैं। अब चलते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कहानी शुरू होती है 1980 के दशक में, जब प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन 25 जनवरी 1984 को नासा से स्पेस स्टेशन बनाने के लिए कहते हैं। अब भैया नासा कहता है ठीक है हो जाएगा, लाओ पैसे। अब पैसे कौन देगा? अब इसे बनाने का खर्चा इतना ज्यादा था कि अकेले अमेरिका की भी चीखें निकल जाती। तो रशिया ने अमेरिका की तरफ देखा और अमेरिका ने रशिया की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में दोनों ने एक दूसरे के मतलब को देखा और इस बात पर राजी हो गए कि स्पेस में मिलकर काम करेंगे। लेकिन भाई साहब खर्चा इतना ज्यादा था कि दोनों ही चीखें मारने लगे। अब इन्होंने 3 और स्पेस एजेंसीज को अपने साथ जोड़ लिया, यानी जापानीज स्पेस एजेंसी, कैनेडियन स्पेस एजेंसी और यूरोपियन स्पेस एजेंसी। अब मिलजुल कर इन्होंने आपस में काम बांट लिए और जोड़ तोड़ लगाकर इंसानों के द्वारा स्पेस में बनाया गया सबसे बड़ा स्ट्रक्चर तैयार कर लिया, जिसे आज हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के नाम से जानते हैं। तो ये था स्पेस स्टेशन का इतिहास। अब जानते हैं स्पेस स्टेशन की विशेषताएं, उपलब्धियां, घटनाएं और दुर्घटनाओं के बारे में। बोले तो पूरी पोल पट्टी। स्पेस स्टेशन को बनने में कितना समय लगा? तो भैया इसको बनाने के लिए 15 देशों को रिप्रेजेंट करती हुई 5 स्पेस एजेंसीज ने 30 मिशन और 10 साल का समय लिया। इतना समय कैसे लग गया? पहला कारण खर्चा, दूसरा एक दूसरे पर काम टालने की बीमारी और तीसरा भाई साहब मकान का निर्माण नहीं हो रहा था, स्पेस स्टेशन बनाया जा रहा था। सरकारी परियोजनाओं में समय लगता है। ये स्टेशन कितना भारी है, किस रफ्तार पर घूम रहा है और धरती से कितनी ऊंचाई पर है, और लंबाई चौड़ाई भी जान लो। लंबाई है 108 मीटर, वजन है 4,19,725 किलोग्राम। इसके सोलर पैनल लगभग 1 एकड़ में फैले हुए हैं और ये 17,500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से धरती का चक्कर लगा रहा है। मोटा मोटा बोले तो लगभग 90 मिनट में धरती का पूरा एक चक्कर लगा सकता है और धरती से ये लगभग 250 मील की ऊंचाई पर है। अब मुझे मालूम है आपके दिमाग में जो सवाल आ रहा होगा, आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इसको धक्का कौन दे रहा है, इसने इतनी रफ्तार कैसे हासिल की। और भैया जब हम स्पेस में सामान लेकर जाते हैं, यानी स्पेस स्टेशन की तरफ जाते हैं, तो तेज रफ्तार में घूमते हुए चबूतरे को धीमा करते हैं। ये इसके साथ क्या करते हैं, मतलब कैसे इसको पकड़ा जाता है? क्योंकि तीर की तरह धरती के चारों तरफ घूमते हुए इस उड़न खटोले पर अगर हमें किसी एस्ट्रोनॉट को भेजना है तो उसके 2 ही तरीके हो सकते हैं। या तो जो मॉड्यूल एस्ट्रोनॉट को लेकर जा रहा है उसकी रफ्तार इसके बराबर की जाए, या फिर इसकी रफ्तार को घटाया जाए। पर वो सब तो बाद की बात है। आखिर ये रफ्तार हासिल कैसे हुई? चलो तो अब जान लो इसका जवाब। देखो भैया 20 नवंबर 1998 को रशिया के द्वारा जायरा नाम का सबसे पहला स्पेस मॉड्यूल अंतरिक्ष में पहुंचा दिया गया। अब ये क्या काम करता है, कैसे करता है, किसने पैसा खर्च किया, वो भी बताऊंगा। लेकिन पहले रफ्तार की कहानी समझ लो। जब ये स्टेशन अपनी ऑर्बिट में पहुंच गया तो रॉकेट को फायर करके इसको रफ्तार दी गई, जो थी लगभग 17,900 मील प्रति घंटा। और बस उस दिन से ही ये लगातार उसी रफ्तार पर घूमता ही जा रहा है। लेकिन इसको इस रफ्तार पर ही क्यों घुमाया गया? इससे तेज क्यों नहीं घुमाया? ये इससे धीरे क्यों नहीं कर सकते? ये भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जायरा मॉड्यूल की खास बातें जान लो। जायरा का मतलब रशियन लैंग्वेज में होता है सुबह का सवेरा, और इसका काम था बड़ी बड़ी सोलर पैनल की छतरियां पहुंचाना, यानी कि स्पेस स्टेशन को पावर देना। अब सुनो मजे की बात, इसे बनाने का सारा जिम्मा था रशिया पर, जिसका सारा खर्चा उठाया अमेरिका ने। अब जान लो इसकी ताबड़तोड़ रफ्तार के पीछे का कारण। देखो स्पेस स्टेशन पर धरती की ग्रेविटी जबरदस्त प्रभाव डालती है, तो इसको एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चाहिए अपनी ऑर्बिट में स्टेबल रहने के लिए, और ये रफ्तार ही है जो इसके लिए जरूरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा करती है, जिसकी वजह से बैलेंस में रहता है। अगर ये अपनी रफ्तार इससे कम कर ले तो धरती ग्रेविटी इसको खींच लेगी, और अगर ये रफ्तार बढ़ा ले तो ये अपनी ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगा। इसीलिए ये अपनी रफ्तार इसी के आसपास रखता है। अब देखो स्पेस में बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से थोड़ी थोड़ी इसकी रफ्तार घटती है, जिसे जरूरत पड़ने पर टॉप अप किया जाता है थ्रस्टर्स की मदद से। अब जरा बात करते हैं कि इतनी तेज रफ्तार पर घूमते हुए इस स्पेस स्टेशन को जोड़ तोड़कर कैसे बनाया गया। तो मान लेते हैं कि धरती से एक स्पेस शटल स्पेस स्टेशन की तरफ चला जाता है, तो पहले कुछ दिन वो इसका पीछा करेगा, अपनी रफ्तार को इसके बराबर करेगा। अब देखो जब दो चीजों की रफ्तार बराबर होती है तो वो एक दूसरे के रेस्ट में आ जाती हैं, और जब इनकी बराबर रफ्तार हो जाती है तो धीरे धीरे स्पेस मॉड्यूल के जोड़ तोड़ का काम शुरू होता है। इसको करने में कई दिन लगते हैं। जहाँ रोबोट की जरूरत होती है वहाँ रोबोटिक आर्म से काम किया जाता है, और जहाँ पर मैनुअल काम करने की जरूरत होती है एस्ट्रोनॉट खुद आउटर स्पेस में जाकर अपने हाथों से काम करते हैं। अब अगला सवाल यह आता है कि अगर कुछ हिस्सा अमेरिका ने बनाया था और कुछ रशिया ने बनाया, तो ये दोनों हिस्से एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ सकते थे? मतलब डिजाइन में कहीं तो ऊट पटांग चीज होनी चाहिए
बताइए कंपैटिबिलिटी कहाँ से लाएंगे। तो इसका इलाज निकाला एक अडेप्टर ने, जिसे कहा जाता है PMA यानी प्रेशराइज मेटिंग अडेप्टर। अब इसका एक सिरा रशिया के द्वारा बनाए गए हिस्सों से जोड़ता था और दूसरा हिस्सा अमेरिकन हिस्सों से जोड़ता था। अभी जितने भी सामान स्पेस में जाते थे यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक जाते थे, आखिर इनके लिए टैक्सी का काम कौन कर रहा था, मतलब कौन लेके जा रहा था भाई। तो देखो, अमेरिकन हिस्सों को ले जाने का काम किया अमेरिकन स्पेस शटल ने, और रशियन हिस्सों को लेके गया प्रोटॉन रॉकेट और सोयूज रॉकेट। ये तीन ही ऑप्शन थे, जिसको जिधर सस्ता पड़ेगा वो उधर निकल जाएगा। पर ये लोग वहाँ पर करते क्या हैं, कौन से एक्सपेरिमेंट करते हैं? तो भैया नासा के द्वारा जो ऑफिशियल डाटा दुनिया के सामने रखा गया है, उसके हिसाब से सारे एक्सपेरिमेंट्स का एकमात्र लक्ष्य ये है कि अगर कभी भविष्य में हमें अपना घर छोड़ के जाना पड़े, यानी कि धरती को छोड़कर जाना पड़े, तो हम स्पेस में किस तरह से रहेंगे और हमारे शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, या स्पेस में जीने के लिए जिन टेक्नोलॉजीज की हमें भविष्य में आवश्यकता पड़ेगी, उन्हें धरती के एटमॉस्फेयर में बनाना संभव नहीं है। इसीलिए माइक्रोग्रेविटी में उन पर अध्ययन किया जा रहा है। जैसे कि माइक्रोग्रेविटी में आग कैसे जलेगी, यानी कि फ्लेम कैसे काम करेगा, फ्लूइड कैसे बिहेव करेगा, यानी फ्लूइड फिजिक्स, बैक्टीरिया कैसे ग्रो करेंगे, प्लांट कैसे ग्रो करेंगे, सेल और टिश्यू कैसे रेस्पॉन्स करेंगे, थर्मल बबल्स, कूल फ्लेम्स, न्यू वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम, ड्रग डेवलपमेंट, और किस तरह से मसल लॉस और बोन लॉस को रोका जा सके। यहाँ तक कि फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर पर भी एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। इसके अलावा एरोसोल्स, ओजोन, वाटर वेपर, ऑक्साइड इन अर्थ, कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक डस्ट, एंटी मैटर और डार्क मैटर पर भी अध्ययन किया जा रहा है। बस इतना ही। ये कम लग रहा है आपको, मतलब कुछ और नहीं कर रहे क्या? ये वो आपको क्यों बताएंगे? तो जितना बताया उसके हिसाब से तो बस इतना ही कर रहे हैं। अच्छा जरा ये बताओ कि अगर अचानक से किसी दिन किसी देश का मूड बदल जाए, जो कि स्पेस स्टेशन का पार्ट है, और वो ये कह दे कल मैं काम पे नहीं आएगा, अपन की सरकार ने बोला है कि अपन अब स्पेस स्टेशन पे काम नहीं करेगा, तो क्या ऐसी स्थिति में कोई दिक्कत आएगी? क्या अचानक से ऐसे किया जा सकता है? अब हालांकि अलग अलग पार्टनर्स के द्वारा किस डॉक्यूमेंट पर साइन किए गए हैं, यानी किस डॉक्यूमेंट पर एग्री किया गया है, वो तो इंटरनेट पे मुझे नहीं मिला, पर एक दो चीज मिल गई, जैसे कि अगर स्पेस में किसी नई चीज की खोज होती है तो उस पर किसका अधिकार होगा, इसके बारे में अच्छी खासी रूल बुक लिखी हुई है। वेब पेज का लिंक नीचे दे दूंगा, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। दूसरा, अगर कोई देश इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर काम नहीं करना चाहता तो अचानक से वो अपना काम बंद नहीं कर सकता। इसका एक प्रोसीजर है, उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो कहावत सच हो जाएगी, हम तो डूबेंगे सनम और तुमको भी ले डूबेंगे। अगर रशिया या अमेरिका में से कोई भी एक देश अचानक से काम करना बंद कर दे तो स्पेस स्टेशन की सुरक्षा के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट खड़ा हो जाएगा, लॉजिस्टिक समस्याएं पैदा हो जाएंगी। तो इसकी एक पूरी प्रोटोकॉल है और पता नहीं वो किस तरह से इसे फॉलो करते हैं। पब्लिक डोमेन में उन्होंने ये नहीं बता रखा, मतलब मुझे नहीं मिला। अब क्योंकि स्पेस स्टेशन में सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिका और रशिया का ही है, तो जरा ये जान लेते हैं कि आखिर इस जोड़ तोड़ की इंजीनियरिंग में अमेरिका और रशिया कौन कौन से हिस्से लगाकर बैठे हैं। देखो, स्पेस स्टेशन का प्रोपल्शन सिस्टम रशिया की कंट्रोल में है, यानी उसकी ऊंचाई को कंट्रोल करता है, सामने से आने वाली डिब्री से उसको बचाता है, मैनूवर्स करता है, डी ऑर्बिट कर सकता है, कार्गो और रीसप्लाई को मैनेज करता है, प्रोपेलेंट और थ्रस्टर्स, ये सब रशिया के कंट्रोल में है। और भैया अमेरिका वाले डे टू डे एल्टीट्यूड कंट्रोल, यानी ऊंचाई नीचाई को कंट्रोल करते हैं, ओरिएंटेशन को कंट्रोल करते हैं, धरती से आने वाले स्पेस मॉड्यूल को किस तरह से डॉक किया जाएगा, इस चीज को कंट्रोल करते हैं, और पूरे स्पेस स्टेशन को बिजली भी अमेरिकी सोलर एरे से मिल रही है। इसके साथ साथ डाटा ट्रांसफर यानी कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें भी नासा के कंट्रोल में है। लेकिन यहाँ दिमाग में आता है एक सवाल कि क्या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर हमेशा एस्ट्रोनॉट को रखना जरूरी है? क्या वहाँ पर कोई ना कोई होना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल होना चाहिए। देखो, बात ऐसी है, जो अमेरिकन सिस्टम है उसको रशियन ऑपरेट नहीं कर सकते, और जो रशियन सिस्टम है उसको अमेरिकन ऑपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिकन सिस्टम को ऑपरेट करने की ट्रेनिंग नासा के द्वारा दी जाती है और वो अमेरिकन ही ऑपरेट कर सकते हैं। इसीलिए अगर पूरे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को एक साथ मिलकर काम करना है तो रशिया और अमेरिका दोनों के एस्ट्रोनॉट वहाँ पर मौजूद रहने चाहिए, हमेशा रहने चाहिए। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इनकी पार्टनरशिप कितने दिन चलेगी? तो देखो, अमेरिका ने तो साफ कर दिया है कि वो 2030 तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अपने हिस्से को मेंटेन करेगा। बाकियों का पता नहीं, जैसे ही पता लगेगा तो मैं भी बता दूंगा आपको। ये लोग इसको डी ऑर्बिट कैसे करेंगे, मतलब जब इसका काम पूरा हो जाएगा तो इसे धरती पर कैसे उतारेंगे? मतलब उतार तो नहीं पाएंगे, ये पैसिफिक ओशन में ही जाके गिरेगा, पर कैसे? देखो, इसके लिए दो चीजों का इस्तेमाल होता है। पहला तो ये, जो स्पेस स्टेशन का अपना प्रोपल्शन सिस्टम है उसकी मदद से इसे ऑर्बिट से बाहर निकाला जाएगा, यानी कि धरती की ग्रेविटी में गिरने के लिए मजबूर किया जाएगा। दूसरा, अगर कोई स्पेसक्राफ्ट वहां पर विजिट करता है तो उसके थ्रस्टर्स या रॉकेट का सहारा लेकर इसको नीचे धकेला जाएगा और गाइड किया जाएगा। पर इस सब की टेंशन हम काहे को ले? हमारा काम खत्म हो गया तो स्पेस स्टेशन को छोड़कर वापस क्यों नहीं आ जाते? जाता रहेगा इसको जहां जाना है, धरती से तो दूर ही है। भाई साहब, ये उड़ता हुआ उड़न खटोला किसी भी देश पर, किसी भी शहर में कहीं भी गिर सकता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इसको पूरी सुरक्षा के साथ धरती के ऐसे कोने पर धक्का दिया जाए जहां पर ह्यूमन पॉपुलेशन ना हो। लेकिन स्पेस स्टेशन में हमें ग्रेविटी फील क्यों नहीं होती? मतलब एस्ट्रोनॉट को ग्रेविटी फील क्यों नहीं होती? आप एक हवाई जहाज में उड़कर
ऊपर चले गए, ठीक है जी, और पैराशूट लगाकर हवाई जहाज से कूद पड़े। अब धरती आपको नीचे की तरफ खींच रही है, मतलब धरती ग्रेविटी। क्या उस समय जिस टाइम आप ऊपर से नीचे गिर रहे हो आपको अपना वजन महसूस होगा? नहीं होगा। इसी को वेटलेसनेस कहते हैं। किसी भी फोर्स के एहसास के लिए उसके अपोजिट में दूसरी फोर्स का काम करना बेहद जरूरी है, नहीं तो फोर्स महसूस नहीं होगी। आप इसे ऐसे समझो कि फोर्स होती है न्यूटन, वेट भी होता है न्यूटन, और वेट डिपेंड करता है ग्रेविटी पर। अगर ग्रेविटी 0 हो जाए तो वेट हो जाएगा 0, यानी फोर्स हो गई 0। तो जब फोर्स ही महसूस नहीं हो रही तो ग्रेविटी का एहसास कैसे होगा? मोटा माटी मतलब ये निकला कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लगातार अर्थ के चारों तरफ ऑर्बिट में फ्री फॉल की स्टेट में है, इसीलिए ग्रेविटी वहां पर महसूस नहीं होती। क्या हम आर्टिफिशियल ग्रेविटी का स्पेस में निर्माण कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सिंपल सा तरीका है, अगर धरती के बराबर स्पेस में ग्रेविटी चाहिए तो किसी भी चीज को एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन दे दो। मोटा मोटा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से अगर स्पेस में किसी चीज को एक्सेलरेट किया जाए तो हमें सेम ग्रेविटी का एहसास होगा जैसा धरती पर होता है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप समझ पाओगे कि एक्सेलरेशन बिना फोर्स के नहीं होता, तो आपको एक कांस्टेंट फोर्स लगाकर रखनी पड़ेगी, और अगर आप ऐसा करते हो तो ग्रेविटी क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पर यह बात याद रखना कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको लीनियर मोशन ही करना पड़ेगा ग्रेविटी क्रिएट करने के लिए, बल्कि आप रोटेशनल मोशन उसकी मदद से भी आर्टिफिशियल ग्रेविटी को क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि रोटेशनल मोशन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एहसास होगा जो कि आपके लिए ग्रेविटी का काम कर देगी। अब मेरी बात को इस तरह से समझो, मान लो स्पेस में आप एक सर्कुलर डिस्क बनाते हो, या डिस्क नहीं एक पाइप बनाते हो, इतना बड़ा पाइप जिसके अंदर बहुत सारी ह्यूमन पॉपुलेशन रहने लग जाए, और ये पाइप है एक व्हील की फॉर्म में। अब अगर ये व्हील रोटेट करेगा, यानी गोल गोल चक्कर लगाएगा, स्पेस में चक्कर लगाएगा, एक ही जगह पर चक्कर लगाएगा, तो इसके अंदर ग्रेविटी का एहसास होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होगा। तो स्पेस में ग्रेविटी हासिल करना ऑन पेपर इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल से फिजिक्स के नियम है जो बढ़िया तरह से काम करते हैं। अब बात करते हैं कि वहाँ पर ऑक्सीजन कैसे मिलती है। तो इसके लिए वहाँ पर ऑक्सीजन जनरेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि इलेक्ट्रोलिसिस पे काम करते हैं। अब इलेक्ट्रोलिसिस के लिए चाहिए हमें पानी और बिजली, तो बिजली मिलती है सोलर एरे से, और पानी की सप्लाई वहाँ पर धरती से की जाती है, मतलब रेगुलरली की जाती है। इसके अलावा एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा जो वाटर वेपर एयर में रिलीज की जाती है उसको रिसाइकल करते हैं, उससे गैसेस को अलग करते हैं, वहाँ से भी ऑक्सीजन बनाई जाती है और पानी भी अलग कर लिया जाता है। यहाँ तक कि एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा जो यूरिन प्रोड्यूस किया जाता है उसको भी रिसाइकल करते हैं, वहाँ से भी पानी मिल जाता है। इसके बाद आता है कैनिस्टर सिस्टम, यानी पाउडर सोडियम क्लोरेट की जो कैंडल होती हैं, जो आयरन पाउडर के साथ मिक्स रहती हैं, उन्हें जलाते हैं, जो कि इतनी ऑक्सीजन बना सकती है जो एक एस्ट्रोनॉट के लिए एक दिन के लिए काफी हो। मजे की बात यह है कि उड़ते हुए हवाई जहाज में अगर प्रेशर कम हो जाए तो इन्हीं कैंडल्स की मदद से हवाई जहाज में लोगों को सांस लेने लायक ऑक्सीजन दी जाती है। वो जो ऑक्सीजन मास्क लटकते हैं ना एयरप्लेन में, उसमें इन्हीं कैंडल्स की मदद से ऑक्सीजन भेजी जाती है। यानी कुल मिला के ऑक्सीजन का बैकअप का बैकअप का बैकअप स्पेस स्टेशन में मौजूद है। क्या मून की ग्रेविटी का स्पेस स्टेशन पर कोई फर्क पड़ता है? हाँ भैया बिल्कुल पड़ता है। ये मून नहीं चाहता कि हम धरती के चारों तरफ चक्कर लगाएं, तो थोड़ा बहुत प्रभाव डालता है, यानी कि ऑर्बिट से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन हम मेंटेन कर लेते हैं, कोनो टेंशन की बात नहीं। क्या स्पेस स्टेशन को धरती से कंट्रोल किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, और करते भी हैं। मॉस्को और ह्यूस्टन में स्थित मिशन कंट्रोल सेंटर ऐसा काम करते हैं। ये जो स्पेस में उड़ता हुआ कचरा है यानी डिब्री, ज्यादातर इस पर नजर धरती से ही रखी जाती है। इससे बचाने का काम धरती से ही किया जाता है, क्योंकि अगर इस उड़न खटोले को ड्राइव करने का काम वहीं से किया जाए, स्पेस से किया जाए, तो इसे ऑपरेट करना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो काम धरती से किए जा सकते हैं वो यहाँ से ही किए जाते हैं। स्पेस स्टेशन के अंदर एस्ट्रोनॉट बिना स्पेस सूट के कैसे रहते हैं? तो देखिए, स्टेशन के प्रेशराइज कैबिन जो कि एयर टाइट है, उनके अंदर प्रेशर मेंटेन किया जाता है, जहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई भी है, तो सूट पहनने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब बाहर जाते हैं तब सूट पहनकर ही जाना पड़ता है। क्या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स की एज धरती के मुकाबले धीरे आगे बढ़ती है? हाँ जी बिल्कुल। अगर 6 महीने कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन पर रहकर आया है तो धरती और उसकी एज में लगभग 0.005 सेकंड का ही अंतर आएगा। अब जरा बात कर लेते हैं खाना नहाना सुसु पोटी के बारे में। तो खाने के लिए सलाद, फ्रूट, ड्राई फ्रूट या अपने पर्सनल चॉइस के सामान ये लोग ऑर्डर करते हैं, जिनका अच्छा खासा भारी भरकम स्टॉक इन्हें सप्लाई कर दिया जाता है, जो बड़े लंबे समय तक चलता है। और खाना पकाने पकाने का सिस्टम तो वहाँ पर है नहीं, तो गर्म हवा से जिन चीजों को पकाया जा सकता है उन्हें ये पका लेते हैं हॉट एयर की मदद से, या कभी कभार ओवन का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। हाँ जी ओवन है वहाँ पर। इसके अलावा विटामिन मिनरल की गोलियां ये सब भी इन्हें खानी पड़ती हैं। अब भैया नहाने के लिए पानी की धार नहीं है वहाँ पर, तो ये लिक्विड सोप का इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा थोड़ा लगाते हैं और टॉवल से पूछ लेते हैं, बस हो गया। यही है इनका नहाना धोना। आखिर ये कपड़े कैसे धोते होंगे? नहीं धोते भाई साहब, पानी कहाँ से लाओगे? हम धरती पे ही तो पानी वेस्ट करते हैं, स्पेस में एक एक बूंद बचाई जाती है। ये लोग कपड़े पहनते हैं और जब तक वो बिल्कुल सड़ गल के गंदे ना हो जाएं, तब तक उन्हें रगड़ा जाता है और फिर उसके बाद उन्हें बाहर फेंक दिया जाता है, जो कि एटमॉस्फेयर में जल के खत्म हो जाते हैं। ये सोच के मैं ये सोच रहा था ये चड्डी वगैरह बदलते होंगे क्या? तो इसका जवाब ये है कि 3-4 दिन में एक बार अंडरवियर बदला जाता
जाता है। अब ये सुनकर छीछी मत करने लगना। अब सुसु करने के लिए ये एक पाइप नुमा चीज को अपने, समझ रहे हो ना कहाँ, हाँ वहाँ पर लगाते हैं ताकि सुसु लीक ना हो जाए, और वो उसे खींचकर रिसाइकल कर देता है। और टॉयलेट बिल्कुल अर्थ की तरह ही है, हालांकि वो भी थोड़ा सा वैक्यूम के प्रेशर पर काम करती है। मतलब जब आपका कार्यक्रम खत्म हो जाएगा तो वो उसको खींचकर उसमें से पानी को अलग कर देगी और सॉलिड वेस्ट को पाउच में भर देगी और उस पानी को रिसाइकल कर देगी। फिर ये जो सॉलिड वेस्ट होता है इसको बाहर स्पेस में छोड़ दिया जाता है, जो कि धरती के एटमॉस्फेयर में आके जल जाता है। तो अगली बार अगर कोई शूटिंग स्टार दिखाई दे तो हो सकता है ये वही पोटी हो, तो सावधान रहना कहीं गलत चीज से विष ना मांग लो। वैसे कभी कभार एस्ट्रोनॉट की पोटी को धरती पर भी ले आया जाता है एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। अब इसके थ्रस्टर्स को ऑपरेट करने के लिए फ्यूल कहां से जाता है, तो इसके लिए साल में 3-4 बार कार्गो जाता है जो इसे रिफ्यूल करता है। क्या स्पेस में रहने की वजह से एस्ट्रोनॉट्स का डीएनए बदल जाता है? हाँ जी, बदलाव तो आते हैं। उदाहरण के लिए एस्ट्रोनॉट स्कॉट कैली का डीएनए 7% बदल गया था। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 1 साल रहने की वजह से बदल गया था। अब इसके पीछे कारण हो सकता है कॉस्मिक रेडिएशन, जिसको रोका तो नहीं जा सकता। हालांकि ये रिवर्सेबल प्रोसेस है नासा के अकॉर्डिंग कि ये जो जीन बदल गई हैं ये अपने आप को दोबारा से चेंज कर लेंगी। पर मेरी नजर में म्यूटेशन अच्छी चीज नहीं है। पर फिलहाल के लिए नासा की बातों पर भरोसा करने के अलावा और हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। तो वो कह रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। अब इमरजेंसी की स्थिति में वहां पर क्या होगा, तो देखो अगर मेडिकल इमरजेंसी है तो ऐसी स्थिति में सीएमओ यानी कि क्रू मेडिकल ऑफिसर धरती पर मौजूद डॉक्टर्स की सलाह से इलाज करने की कोशिश करता है, जो भी वो कर सकता है। और अगर किसी और तरह की इमरजेंसी आती है तो उसके अकॉर्डिंग जो रूल बुक बनी हुई है या धरती से जो गाइडेंस मिलती है उनके अनुसार काम किया जाता है। अब स्टेशन को हमने हायर ऑर्बिट में क्यों नहीं रखा, मतलब लो अर्थ ऑर्बिट में ही क्यों रखा, तो उसका कारण है अगर ये ज्यादा ऊपर होता तो रीसप्लाई में ज्यादा खर्चा आता और जो काम हमें वहां पर जाके करने थे वो हमने यहीं पे कर लिए। तो ऊपर जाके क्या फायदा, ऊपर से लो अर्थ ऑर्बिट में कम्युनिकेशन बेटर है, कंट्रोल बेटर है, कोऑर्डिनेशन बेटर है और खर्चा कम है। तो सारी चीजें हमारे फेवर की हैं। अब ये ऑर्बिटल डिके क्या चीज है, तो देखो जब कोई चीज किसी चीज का चक्कर लगाती है और धीरे धीरे समय के साथ साथ जब उनके बीच की दूरी घटती है तो इसे ऑर्बिटल डिके कहा जाता है। अब इसके कई कारण हो सकते हैं, ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर टाइडल इफेक्ट। अब ये जो स्पेस में रिपेयर का काम होता है यानी वेल्डिंग वगैरह, क्या ये धरती की तरह होती है? नहीं, स्पेस में धरती की तरह वेल्डिंग नहीं की जा सकती। इसके लिए नासा ने नई टेक्निक का इजाद किया है। अब जरा बात करते हैं भारत की। हाँ जी, हमारा देश भी अपना एक स्पेस स्टेशन बनाने वाला है जो कि सन 2028 तक बन जाएगा और पूरी तरह से 2035 तक ऑपरेशनल हो जाएगा, जो कि धरती से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहेगा। और ये घोषणा 2023 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने की है। अब बात करते हैं खर्चे की कि इसको ऑपरेट करने में कितना खर्चा आता है, तो लगभग नासा के अकॉर्डिंग $3 बिलियन वो प्रति साल इस पर खर्च करता है, इसे ऑपरेट करने पर खर्च करता है। ये सिर्फ नासा का खर्चा है। कौन सी कंट्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से बैंड है, तो भैया वो है चाइना। अमेरिका वाले चीन वालों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने ही नहीं देते। इसका तो एक कानून भी है जो कि 2011 के वुल्फ अमेंडमेंट लॉ के नाम से मशहूर है, जिसमें नासा को बैन कर दिया गया है चाइनीज नेशनल्स के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में काम करने के लिए। यानी कोई बायलैटरल कोऑपरेशन नहीं होगा। अमेरिका और चाइना के बीच में ये सब चलता रहता है, कोई नई बात नहीं है। तो चलो खत्म करते हैं वीडियो। ये है इस वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।